इश्क की पहली मंजिल। इस नॉवेल को तहरीर किया है फरवा मुश्ताक ने। बस बेटा, अपने अपने नसीब की बात है। तुम्हारी किस्मत में यही सब लिखा है। तू चुप करके बैठा रहे। भाभी, आप इसकी शरीफ सी शक्ल पे मत जाइएगा। ये एक नंबर का मीसना है। वो देखें, नेहा बेचारी कैसे मुंह लटका के बैठी है, जैसे शादी से पहले ही बेवा हो गई हो। बल्कि तुम सब रुको, मैं उसे यहीं लेकर आता हूँ। बस कर क्यों रंग में भंग डलवाना है। दाइम ने उसे वापस बैठने का इशारा किया। ले यार, ऐसे कैसे हो सकता है। उसके बगैर मजा नहीं आना। आज तो गिन गिन के बदले लेने हैं मैंने उससे। तुम रुको, मैं 1 मिनट में अभी आया। वो उनको हंसता छोड़कर एक ही जुस्म में नेहा के पास पहुंचा। हेलो नेहा, यहाँ क्यों मुंह लटकाकर बैठी हो। तुम अकेली बैठी थी, मैंने सोचा मैं ही कंपनी दे दूं। मैं ऐसे ही अच्छी हूं तुम्हारी कंपनी से। वहीं जाके बैठो जहां से आए हो। 2 टेबल छोड़ के बैठी अपनी दुश्मनों की हंसी और कहके उसे यहां तक सुनाई दे रहे थे। अली उसके साथ ही चेयर घसीट के बैठ गया। दाइम ने अच्छा नहीं किया तुम्हारे साथ। 3 साल तुमसे मंगनी रख के अब शादी किसी और से करवा ली। बदतमीज ना हो तो मेरे सामने नाम मत लो उस शख्स का। नेहा ने गुस्से से अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा। वैसे होना भी यही चाहिए था। देखो ना, वो दोनों साथ बैठे कितने जबरदस्त लग रहे हैं। एकदम परफेक्ट। बिलीव मी, मैंने आज तक इतना नाइस कपल कभी नहीं देखा। तुम खुश हो ना अपने भाई भाभी की शादी पे। तुम्हें इतना शौक है उन पर कमेंट्री करने का, तो वहीं जाके करो। मेरा दिमाग ना खाओ, वरना सर फाड़ दूंगी तुम्हारा। अच्छा अच्छा, इतनी काली पीली क्यों हो रही हो। ऐसे ही ब्यूटी पार्लर वाली की मेहनत जाया हो जाएगी। जिस तरह तुम्हारी हालत हो रही है, मुझे लगता है कल को ब्रेकिंग न्यूज आएगी। दाइम तलाल की 3 साला मंगेतर उनकी शादी का सदमा ना सहते हुए खाली की हकीकी से जा मिली। शट अप एंड गेट आउट। लो, ऐसे कैसे गेट आउट। तुम्हारे भाई भाभी बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उठो, हमारी टेबल पे आओ। मुझे कोई शौक नहीं है, तुम ही जाओ और मेरी जान छोड़ो। लो, मैं इस मुश्किल वक्त में तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दूं। उठो भी, वरना लोग क्या सोचेंगे। भाई भाभी की शादी पे बहन मुंह बसोर के एक तरफ बैठी है। बस कर दो अली, उसने नहीं आना। वो दाइम से डरती है इसीलिए नहीं आ रही। सारिम की आवाज पे उसने तब के पीछे मुड़कर देखा। किसी भूल में मत रहना, किसी से नहीं डरती मैं। आओ तुम भी वहीं जाके बैठती हूँ अब। अली पेट पकड़ के हंसते हुए उसके साथ अपनी टेबल पे आ गया। वो सारिम के साथ वाली चेयर पे बैठ गई। तुम क्यों अकेली बैठी थी। हम यहाँ इतना एंजॉय कर रहे हैं, तो करो एंजॉय। मैंने रोका है क्या। वो सारिम की बात पे फाड़ खाने को दौड़ी। जी तो नेहा बीबी, आप अपने भाई भाभी की शादी की खुशी को किन अल्फाज में बयान करना चाहेंगी। अली टेबल पे आते ही पटरी से उतर गया। हाथ का माइक बना के नेहा के आगे किया, जिस पे उसने जोरदार थप्पड़ मारा। बस बस, मुझे पता चल गया तुम्हें बहुत खुशी है। देखो यार, कितने जबरदस्त लग रहे हैं ये दोनों, है ना नेहा। उसके कहने पे नेहा ने चुपती हुई नजरों से अदन को देखा, जो दाइम के बराबर बैठी हंस रही थी। पार्टी शुरू होते वक्त जो खौफ और परेशानी उसके चेहरे पे थी, अब उसका शायबा तक न था। वाकई वो हंसते हुए बहुत खूबसूरत लग रही थी। बस कर दो नेहा, क्यों इन बेचारों को इतना घूर घूर के देख रही हो। अभी तो नई नई शादी हुई है। आज से तुम्हारी काली नजर लग गई तो आइंदा जिंदगी कैसे गुजरेगी। सारिम भी उसे छेड़ने से बाज नहीं आया। अगर तुम दोनों ने दोबारा आप कोई बकवास की तो मैं उठकर चली जाऊंगी। नहीं नहीं, उठ के क्यों जाना है। रुको, हम एक सेल्फी लेते हैं। अली ने दाइम का मोबाइल उठाकर फ्रंट कैमरा ऑन करके सामने किया। चलो भाई, सब इधर देखो। नेहा, ये क्या बात हुई। हमारे इतने स्माइली फेस आ रहे हैं और एक तुम्हारा सड़ा हुआ मुंह हमारी सारी तस्वीर ही खराब कर देगा। तो मत बनाओ, मुझे कोई शौक नहीं है तुम लोगों के मोबाइल में तस्वीरें बनवाने का। अरे नहीं, ये मेरा नहीं बल्कि दाइम भाई का मोबाइल है। भला वो अपनी बेगम की तस्वीर किसी और के मोबाइल में जाने दे सकता है। अच्छा, अब इतना जलने भुनने की जरूरत नहीं है। ये देखो, मैंने तुम्हारे काले मुंह के साथ ही सेल्फी ले ली है। अली ने वापस फोन दाइम को दिया। शुक्र करो तुम्हारी नजर उसके नीले पीले पैरों पे नहीं पड़ी। सारिम ने बरवक जुमला बोल के नेहा को और तपा दिया। वैसे नेहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता है। अगर तुम कहो तो बात चलाऊं। लड़का इंग्लैंड में पढ़ता है, वेल सेटल्ड फैमिली है, अपना बिजनेस है। शादी के बाद तुम्हें भी इंग्लैंड ही ले जाएगा। शाम सवेरे फिर मौजा ही मौजा। क्या ख्याल है फिर।
अली की बात का मतलब समझते ही सारिम ने जोरदार मुक्का उसकी कमर में मारा। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी करवा लो, यही बहुत है। मगर तुम्हें लड़की किसने देनी है? खुद ही कहीं रुखसत होके जाना पड़ेगा। नेहा ने जले दिल के फपोले फोड़े। अरे, मेरी तो अब मिनटों में हो जानी है। वो देखो सामने कैसे लड़कियां मेरी अम्मी के गिर्द डेरा डाले बैठी हैं। ये सब यकीनन मेरे बारे में ही पूछ रही हैं। रहा सारिम, तो इसकी किस्मत में शादी है ही नहीं। ये बेचारा तो अब 70 हूरों की आस पे बैठा है। बस पीछे तुम ही बचती हो, और तुम भी मेरा मशवरा नहीं मान रही। वैसे तुमने अपने भाई भाभी की दावत कब करनी है? शट अप, मेरा कोई भाई नहीं है। हाँ हाँ, मान लिया, मैं और सारिम तुम्हारे भाई नहीं है, पर दाइम को भाई कहना तो अब हक बनता है ना। वरना भाभी सिर्फ देखने में ही मासूम है। ये ना हो तुम्हारी यहीं बैठे बैठे कटिंग कर दें। सारिम प्लीज, तुम मुझे घर छोड़ाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अली की टटर से तंग आकर उसने सारिम से कहा, वाह भाई वाह, यानी कि दाइम के किनारे लगते ही तुमने पार्टी बदल ली। पर किसी भूल में ना रहना, सारिम हमारा बीबा बच्चा है, उस पे लाइन मारने के लिए तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। अली की बात पे उसने सारिम के आगे रखा सॉफ्ट ड्रिंक का गिलास उठाकर अली को दे मारा। वो बर वक्त उछल के पीछे हुआ। तेरा बेड़ा तर जाए, तुम तो एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक हो। अब तो मुझे यकीन हो गया है तुम्हें इस शादी की हद से ज्यादा खुशी हुई है। फिर क्यों ना एक गाना हो जाए। तुम्हारे मुंह से तो खुशी के मारे अल्फाज ही नहीं निकलेंगे। चलो मैं ही गाता हूँ। बताओ भाई, सारिम कौन सा गाना गाएं? सारिम ने उसके कान में कुछ कहा। पहले तो वो हंस हंस कर दोहरा हो गया। यू आर ग्रेट सारिम, यही गाता हूँ। दाइम याद रखना, ये खास तौर पर नेहा की तरफ से है तुम्हारे लिए। जैसे ही उसने सुर बिखेरे, नेहा के अलावा सबके मुंह से हंसी के फवारे फूट पड़े। ओ भाई, तेरी जवानी दी एंड हो गई। ओ तेरी सारी दीवानी साडी फ्रेंड हो गई। ओ डीजे नू बुलवा दो, बुलवा दो, बुलवा दो। ओ डीजे नू बुलवा दो, साडे वीर दी वेडिंग है, बोतलें खुलवा दो, साडे वीर दी वेडिंग है। ओए ट्विटर पे है ट्रेंडिंग, ट्विटर पे है ट्रेंडिंग, साडे वीर दी वेडिंग है। लॉन्ग टाइम से पेंडिंग, साडे वीर दी वेडिंग है। एक गाने के अल्फाज और साथ अली के स्टाइल, सब ने इतनी जोरदार कहका लगाया कि इर्द गिर्द की टेबल वालों ने उन्हें पीछे मुड़कर देखा। नेहा ने राबी के आगे पड़ा गिलास उठाकर उसको मारा, मगर पहली बार की तरह ये निशाना भी खता हो गया। नेहा जलती भुनती हुई उठकर चली गई। उनके पुरजोरदार कहके पर एक फोटोग्राफर मुतवज्जा होकर जैसे ही कैमरा लिए उनकी जानिब बढ़ा, दाइम ने उसे सर के इशारे से मना कर दिया। ओ भाई, वो तेरी तस्वीर लेने नहीं आया था, वो तो मेरी जानिब आया था, ये सोचते हुए कि मेरे साथ कोई हसीना बैठी है। अब उसे क्या पता ये तो सारिम है, जिसने आज ऐसे मुंह छिलवाया हुआ है कि लड़कियों को भी पीछे छोड़ गया है। हेलो भाई फोटोग्राफर, माना ये हमारा कुड़ियों की शक्ल का मुंडा है, मगर ये लड़की हरगिज नहीं है। उसकी बात पर अदन और राबेल की आंखों में हंस हंस कर पानी आ गया। अब तुम्हें तीसरा ग्लास मैंने उठाकर मारना है, और मेरा निशाना हरगिज नहीं चूकता। सारिम ने बेचारी सी शक्ल बना के कहा। नहीं ना सारिम, मेरा ख्याल है मुझे तुम्हें गले लगाकर एक तस्वीर बना ही लेनी चाहिए। देखना कितनी आवाजें आएंगी। व्हाट अ नाइस कपल। वाओ अली, तुम्हारी वाइफ कितनी क्यूट है। सारिम ने वहीं बैठे बैठे 4-5 मुक्के मारकर अली की कमर तोड़ दी। खुदा खुदा करके रात के 3 बजे पार्टी खत्म हुई। अदन और राबी फौरन ही सबको बाय कहती उठकर चली गई, मगर अली ने सुबह तक दाइम और सारिम को हिलने ना दिया। गुड मॉर्निंग डैडी, गुड मॉर्निंग। आओ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। वो और सारिम जैसे ही अली से जान छुड़ाकर अंदर आए, सामने ही तलाल से टाकरा हो गया। खैरियत, क्या हुआ? वो उनके साथ आकर बैठ गया। जो कॉन्ट्रैक्ट तुमने डिले करवाया था वो साइन कर चुका हूं मैं। अब तुम्हें अच्छे से बिजनेस की समझ आ गई है, सो मैं नहीं चाहता ये अब मजीद डिले हो। इसीलिए मैंने उसे साइन कर लिया है, और कल को मीटिंग है सिंगापुर में। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा हमें उससे। तुम्हारी सीट में कंफर्म करवा चुका हूँ। आज शाम 5 बजे की फ़्लाइट है। 10 दिन का स्टे है। टोटल 3 मीटिंग्स हैं, और तीनों में मुझे फुल रिस्पॉन्स चाहिए। अभी रेस्ट करो कुछ देर, सारिम तुम्हें एयरपोर्ट पर छोड़ आएगा। अपनी बात के इख्तिताम पे
उन्होंने दाइम को देखा जिसका मुंह खुले का खुला रह गया था। आर यू सीरियस? तो इसमें मजाक वाली कौन सी बात है? यानी कि मैं आज ही चला जाऊं? आज शाम 5 बजे? इतनी जल्दी? क्या मतलब इतनी जल्दी? जो तुम चाहते थे वो सब हो चुका है। अब अपनी रूटीन में वापस आओ। डैडी, ये क्या किया आपने? इट्स नॉट फेयर। अगर आपने भेजना था तो भाभी को भी साथ भिजवा देते, घूम फिर ही लेते दोनों। सारिम से भी ये जुल्म बर्दाश्त नहीं हुआ। घूमने फिरने को सारी उम्र पड़ी है, लेकिन एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल गया तो कभी वापस नहीं मिलेगा। अब जाओ, तुम जाकर रेस्ट करो। वो ऑफ मूड के साथ कमरे में आया। अदन ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी ज्वेलरी उतार रही थी। वो आईने में उसके अक्स को देखता हुआ पीछे आ खड़ा हुआ। कैसी लगी पार्टी? बहुत अच्छी। मेरा तो हंस हंस कर बुरा हाल हो गया है। वो खामोशी से उसके मुस्कुराते चेहरे को देख रहा था। क्या हुआ? मैं सिंगापुर जा रहा हूँ 10 दिनों के लिए। आज शाम की फ्लाइट है। उसने सोफे पे बैठे शूज उतारते हुए कहा। क्या? सिंगापुर? खैरियत है? आज शाम ही? मीटिंग है, वो अटेंड करनी है। आपने पहले तो मुझे नहीं बताया। मुस्कुराता चेहरा एकदम मुरझा गया। बदकिस्मती से मुझे खुद भी 10 मिनट पहले पता चला है। डैडी भी ना हद करते हैं। बजाय इसके कि वो मुझे 10 दिनों की ऑफिस से छुट्टी दें और घूमने फिरने के लिए भेजें, नया ऑर्डर जारी कर दिया। हैरत है। खैर, डैडी तो फिर डैडी हैं। बट यू डोंट वरी, वहां से वापस आते ही सबसे पहले आपका पासपोर्ट बनवाऊंगा, ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई सीन हो तो मुझे आपको अकेले छोड़कर ना जाना पड़े। हालांकि जाना मैं अब भी नहीं चाहता, बट मीटिंग भी जरूरी है। वो कोट उतारता उसकी जानिब मुड़ा, जो अभी भी रात वाले ड्रेस में मुरझाया हुआ चेहरा लिए खड़ी थी। आपको तो मेरे से भी ज्यादा शौक लगा है। वाकई यार, डैडी ने जुल्म की इंतहा कर दी है। मैं कैसे रहूंगी यहाँ पे? उसके कहने पर दाइम के चेहरे पे जानदार मुस्कुराहट आई। आप पर आहिस्ता आहिस्ता मेरा असर होता जा रहा है। वेरी गुड। अच्छा प्लीज रोना मत, सिर्फ 10 दिन तो हैं, चुटकियों में गुजर जाएंगे। डाइम ने उसे रोने की तैयारी करते हुए देखकर फौरन टोका। ऐसा करें, मेरे कुछ फॉर्मल ड्रेसेस पैक करें। कोशिश करूंगा जल्दी वापस आ सकूं। अगर डैडी मुझे पहले बता देते तो मैं हरगिज आपको छोड़ के ना जाता। लेकिन फिर भी अब मुझे ये टेंशन तो नहीं होगी कि आप फ्लैट पे अकेली हैं। आई नो मम्मी का रवैया ठीक नहीं है, बट आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगी वो नॉर्मल। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। मैं सारिम से कह के जाऊंगा, आपका ख्याल रखेगा। बल्कि अली से भी कहूंगा राबी को कुछ दिनों के लिए यहाँ छोड़ जाए। अच्छा, मैं शावर ले लूं, आप मेरी पैकिंग करें। फिर थोड़ी सी रेस्ट भी करना है मुझे। 2 रातों से एक पल के लिए भी नहीं सो सका। वो मुस्कुराते हुए उसका खुला मुंह बंद करके वॉशरूम की जानिब बढ़ा। मैं हरगिज भी नहीं रुकूंगी, 1 मिनट के लिए भी नहीं। आपने मुझे समझा क्या हुआ है? जानती भी हैं आज क्या किया है पार्टी में उन सब ने मिलकर मेरे साथ। और आप चाहती हैं मैं फिर से आपके पास रुक जाऊं? सारा ने जैसे ही नेहा को रुकने के लिए कहा, वो फट पड़ी। मैं बोर हो जाती हूँ घर में बैठ बैठ कर, इसीलिए तुम्हें रोक रही हूँ। हैरत है, अब तो आपकी बहू भी आ गई है। अब भी आपकी बोरियत खत्म नहीं हुई। नाम मत लो मेरे सामने उसका। पूरी पार्टी में उसे कैसे बर्दाश्त किया है ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। इतनी शर्मिंदगी हुई मुझे अपनी फ्रेंड्स के सामने जब वो पूछ रही थी उसके पेरेंट्स कहाँ हैं। इतनी मुश्किल से उन सबको मुतमईन किया है। डाइम को कहा भी था तलाल ने कि उसके पेरेंट्स को इनवाइट करो, मगर उसने हमारी सुनी ही कब है। आगे से कह दिया आजकल बहुत मसरूफ हैं, नहीं आ सकेंगे, बाद में उन्हें इनवाइट करूंगा। अच्छा प्लीज अब तुम मत जाओ, जिसकी वजह से तुम नहीं रुक रही वो सिंगापुर जा रहा है 10 दिनों के लिए। क्यों? तलाल ने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उसी सिलसिले में। वो भी जा रही है उसके साथ? नहीं, उसका पासपोर्ट ही नहीं है। वो इधर ही रहेगी, इसीलिए तो तुम्हें रोक रही हूं। मौका अच्छा है। सारा ने मुस्कुराते हुए कहा। आहा, फिर तो मजा आ जाएगा। एक बार ये जाए तो सही। ओके, फिर यहीं रुकती हूं मैं। सारिम को आते देखकर वो दोनों खामोश हो गईं। नेहा, पार्टी में आने वाले सारे मेहमान जा चुके हैं, तुम क्यों नहीं गई अभी तक? अब फिर से डेरा ना डाल लेना यहाँ पे। क्यों? तुम्हें कोई तकलीफ है मेरे रुकने से? मेरी खाला का घर है, जब तक चाहे रुकूं। भूलो मत, अब ये खाला के साथ साथ
खाला की बहू का भी घर है। याद नहीं क्या कहा था कल दाइम ने। उसने कहते हुए न्यूज चैनल ऑन किया। मम्मी, वैसे आपको डैडी को रोकना चाहिए था। सरासर जुल्म है ये। बेचारे दाइम को शादी के दूसरे दिन ही सिंगापुर भेज रहे हैं। कम से कम भाभी को ही साथ भेजते थे। तुम्हारा क्या ख्याल है, अब वो सारी जिंदगी शादी ही एंजॉय करता रहे? काम नहीं करना उसने। और मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, बिला वजह उस लड़की की फेवर मत किया करो। वो मम्मी की बात पे कान बंद किए स्क्रीन की जानिब देखने लगा। खाला, इसने वापस कब जाना है? 1 महीने से ज्यादा हो गया है इसे यहाँ पे आके बैठे हुए। क्यों, तुम्हें क्या मसला है? मेरा घर है, तुम निकलो यहाँ से। जब देखो यहीं पे आकर बैठी रहती हो। कभी अपने घर से भी रोटी खा लिया करो। व्हाट्स योर प्रॉब्लम? कल से मैं देख रही हूं तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। पहले तो कभी इतना नहीं बोले। यू मीन तुम कल से मुझे देख रही हो? ले भाई, अली सही कहता है, दाल काली होती जा रही है। बाय द वे, मेरी जबान है, मैं यूज करूं या ना करूं। 1 महीने से मुंह बंद करके बैठा हुआ हूं। कोई होता ही नहीं मेरे से बातें करने वाला। पर अब कोई टेंशन नहीं। अब तो मैंने भाभी से दोस्ती कर ली है। कम से कम अब कोई तो होगा मुझसे बात करने वाला। सारा ने उसे गुस्से से देखा। एक कम नहीं है तुम्हारी भाभी की जी हुजूरी को। उसे तो कल से कुछ और नजर ही नहीं आ रहा। रही सही कसर अब तुम पूरी कर दो। वो तो वैसे ही हवाओं में उड़ रही होगी इतने हमदर्द पाकर। सारिम ने मम्मी की बात पे गौर से उन्हें देखा। मम्मी, अदन मुझे बिल्कुल अनाया जैसी है। बेहतर होगा आइंदा आप कोई फितूर अपने दिमाग में ना लाएं। वो सख्त नजरों से उन दोनों को देखता हुआ रिमोट फेंक कर अपने कमरे में चला गया। शाम तक वो नुकसुक से तैयार आईने के सामने खड़ा बालों में ब्रश फेर रहा था। अपना ख्याल रखिएगा और सिर्फ कमरे तक महदूद रहने की जरूरत नहीं है। उम्मीद तो नहीं मुझे कि नेहा अब दोबारा कोई गड़बड़ करेगी। फिर भी उसके मुंह मत लगना और फोन पे इन कांटेक्ट रहिएगा मेरे साथ। वो अपनी फाइल्स बैग में रखते हुए उसे साथ साथ हिदायत दे रहा था। फ्लाइट में सिर्फ 1 घंटा रह गया है। अब मुझे चलना चाहिए। अदन का दिल जोर से धड़का। मिस करेंगी ना मुझे? उसके इतना कहने की देर थी अदन के आंसू छलक पड़े। कौन यार, आप ऐसे रोएंगी तो मैं सारा रास्ता डिस्टर्ब रहूंगा। कौन सा हमेशा के लिए जा रहा हूं? सिर्फ 10 दिन की तो बात है। इससे पहले कि मैं डैडी के फैसले के खिलाफ जाकर उनसे अपने लिए जन मुरीद का लकब सुनूं, प्लीज मुझे जाने दें। उसने उसके गिर्द बाजू हाइल करके उसे साथ लगाया। क्या लाऊं आपके लिए वहां से? अदन ने आंसू पोंछते हुए नफी में सर हिलाया। यू मीन मैं खुद आ जाऊं, यही काफी है ना? चले आए, मुझे बाहर तक तो छोड़कर आए। वो उसका हाथ थामे नीचे लाउंज में आया। नेहा को देखते ही चौंका। ये गई क्यों नहीं अभी तक? सारिम से मिलते हुए सरगोशी में पूछा। वो कहती है दाइम के जाने के बाद मैंने अपनी भाभी से दोस्ती कर लेनी है, इसीलिए नहीं गई। सारिम की बात पे वो हंसते हुए डैडी के पास आया। मैं सिर्फ आपके कहने पे जा रहा हूं। अदन की जिम्मेदारी आपको सौंप कर उसका ख्याल रखिएगा। वो बहुत डिस्टर्ब है। बेटे की परेशानी देखकर वो हौले से मुस्कुराए। डोंट वरी, तुम जाओ, कुछ नहीं होगा। डैडी के बाद वो सबको हाथ हिलाते आखिरी नजर उस पर डालकर सारिम के हमरा बाहर चला गया। सामी, एक बार अली को फोन कर देना, राबी को यहाँ छोड़ जाए 1-2 दिन के लिए। उसका फोन ऑफ जा रहा है अभी। ओके। और तुम भी ख्याल रखना कोई गड़बड़ ना हो। ओ भाई, तुम चुप करके अपना काम करके वापस आओ। वो बिल्कुल ठीक रहेगी, कुछ नहीं होगा। रही नेहा, उसे मैं खुद ही सीधा कर दूंगा। उसमें और मम्मी में कोई खिचड़ी पक रही है। मुझे नजर रखनी पड़ेगी उन दोनों पे। मगर तुम फिक्र ना करो, बस जल्दी से काम निपटाकर वापस आने की करो। रोज की रोज तुम्हें अपडेट करता रहूंगा मैं। वो उसे मुतमईन करता एयरपोर्ट पर सी ऑफ करके वापस आ गया। आज बहुत दिनों बाद नवाब आलम के घर का दरवाजा खटका। सामने खड़ी औरत को देखकर जैसे किसी ने उन पर अंगारे फेंक दिए थे। वो दरवाजे से हट गए। परवीन चच्ची शर्मिंदा सी अंदर अम्मा के पास आई। तुम यहाँ पे क्या करने आई हो? ये देखने आई हो मैं मर गई हूं या नहीं? ना आपा, ऐसे ना कहें, मुझे माफ कर दें। वो रोती हुई अम्मा की चारपाई पर बैठ गई। तुम जानती हो ना मेरी बेटी कहाँ है?
अब तो आस भी खत्म हो गई है उससे मिलने की। देखो मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बताओ वो कहाँ पे है? वो जिंदा तो है ना? चच्ची ने तड़प कर उनके हाथ पकड़े। आपा, मैं खुद नहीं जानती वो कहाँ है। सारा कसूर मेरा है। काश मैंने जहांगीर की तरबियत अच्छी से की होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मुझे नहीं पता वो इतना गंदा निकलेगा। अपने ही खानदान की इज्जत पे हाथ डाल लिया उसने। मुझे पता होता तो मैं पाताल से भी अदन को निकाल कर ले आती, मगर मैं कसम खाती हूँ मुझे नहीं पता वो कहाँ पे है। तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे बेटे को तो पता है ना वो कहाँ पे है। अम्मा के कहने पे वो दुपट्टा मुंह पे रखकर फपक कर रो पड़ी। आपा, वो इस काबिल नहीं रहा कि कुछ बता सके। मैंने उसे बहुत मारा है, बहुत पूछा है उससे, मगर वो अपने होशो हवास में नहीं है। अपने अब्बा की वफात के दिन से ही वो गायब था। 2 दिन बाद नबील को किसी का फोन आया कि एक गाड़ी जहांगीर को टक्कर मार के गुजर गई है। वो अस्पताल में है। वहां 1 हफ्ते रखने के बाद नबील उसे घर लाया। डॉक्टरों ने कहा है उसके दिमाग पे असर हुआ है। ऊपर से सर में लगने वाली चोट से वो बिल्कुल ही इर्द गिर्द से गाफिल हो गया है। बस कर दें चची, आपकी इस कहानी पे मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आया। सही सही बताएं कहाँ छुपा बैठा है वो नामर्द। अब्दुल्ला बेटा, मैं सच कह रही हूँ। कौन सी ऐसी बदनसीब माँ होगी जो अपने बेटे के बारे में ऐसी बात कहेगी। वो रोती हुई नवाब आलम के पास आई। भाई साहब, मुझे माफ कर दें। मैं आप लोगों की गुनाहगार हूं, मैं जानती हूं। मेरी माफी अदन को वापस नहीं ला सकती। फिर भी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मीर आलम आखिरी वक्त में भी रोते हुए गया है। खुदा के लिए उसको माफ कर दें ताकि उसकी रूह को चैन आ जाए। मैं जानती हूँ मैं माफी के काबिल नहीं हूँ। सारा कसूर ही मेरा है। पर आप मेरा यकीन करें, मुझे नहीं पता अदन कहाँ है। नवाब आलम ने सुर्ख होती आंखों से दिल कड़ा करके उनके सर पे हाथ रखा। जाओ, मैंने तुम्हें और मीर आलम को माफ किया, मगर ये मत समझना कि मैं कभी जहांगीर को माफ कर दूंगा। उसने मेरे जिगर के टुकड़े को मुझसे दूर किया है। उसे मैं कभी माफ नहीं करूंगा। मीर आलम की वफात के बाद जहांगीर घर से निकलकर सीधा महजबीन के पास गया, जो उसे देखते ही चेहरे पे मुस्कुराहट सजाए खड़ी हो गई। वो लड़की कहाँ है जिसे मैं उस दिन तुम्हें देकर गया था? महाजबीन के दिमाग की सुइयां घूमी। फौरन माथे पर तेवरी आ गई। कौन सी लड़की? बकवास मत करो मेरे साथ। अभी मुझे 10 दिन नहीं हुए उसे यहां छोड़े। बताओ कहाँ है वो? मैं नहीं जानती तुम कौन सी लड़की की बात कर रहे हो। जो भी हो, तुमने उसका क्या करना है? यहां पे आई कोई लड़की वापस नहीं जाती। भूल गए हो क्या? उसने आगे बढ़कर वैश्यों की तरह महाजबीन का गला घोंटा। मैं यहां तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया। बुलाओ उसको, कहाँ है वो, वरना यही तुम्हें खत्म कर दूंगा। महाजबीन की आंखें उबल पड़ी। वो वो नहीं है यहां पे। उसके गले को दबाए जहांगीर के हाथ कांप गए। कहाँ कहाँ है गई है वो? कहाँ भेजा है तुमने उसको? उसकी बोली लग गई है, कोई ले गया है उसको। गिरफ्त ढीली होने पर वो फौरन पीछे हटी। कौन ले गया है उसको? कौन ले गया है उसको? एड्रेस बताओ मुझे उसका। कितने में बेचा है तुमने उसे? उसकी ऊंची आवाज सुनकर महाजबीन के खैरख्वाह फौरन इकट्ठे हुए। अपनी औकात ना भूलो, आवाज नीची रख के बात करो। यहाँ पे आई कोई लड़की वापस नहीं जाती। अब निकलो यहाँ से और आइंदा यहाँ का रुख ना करना। तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम मुझसे। वो जैसे ही आगे बढ़ा, महाजबीन के चीलों ने उसे गर्दन से पकड़ लिया। उसको इतना मारो कि आइंदा यहाँ आने का रास्ता भी भूल जाए। लड़की वापस चाहिए इसको। वो हंकार भरते हुए अंदर की जानिब मुड़ गई। वहां जमा हुए लोगों ने मार मार कर जहांगीर को बाहर निकाल दिया। वहां से खाली हाथ वापस लौटे वो आधी रात को कब्रिस्तान आया और ताजा बनी कब्र के पास बैठकर हिचकियों से रो पड़ा।